जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कंपटीशन टुडे के यूट्यूब चैनल में। कहते हैं कि कंधों पर दो सितारे तभी चमकते हैं जब आपकी हिंदी में बिंदी भी गलत ना हो। यूपीएसआई में सिलेक्शन लिस्ट में नाम लिखवाना है तो हिंदी के 40 में से 35 प्लस का टारगेट रखना ही होगा। और आज की क्लास उसी सपने की तरफ हमारा एक मजबूत कदम है। चलिए शुरू करते हैं जीत की तैयारी से। दोस्तों, कंपटीशन टुडे के सामान्य हिंदी के जो अध्ययन सामग्री वाला जो बुक है, इसके बारे में हम आज आपको कुछ बताते हैं। ये पुस्तक का जो प्राइस है 170 रुपया है और 240 पेज में है। ये पुस्तक जो है, मार्केट में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन पुस्तकों में क्या दिक्कत है, टैग लगा लगा करके पुस्तकों को मोटा कर दिए हैं। मोटा करने का मतलब क्या है, आपका जो है कास्ट बढ़ जा रहा है और बेरोजगार बच्चों के लिए 1-1 रुपया की कीमत है। इसीलिए ये पुस्तक में टैग न लगा करके उन तथ्यों को हम अध्ययन सामग्री में शामिल कर लिए हैं, जिससे आपका जो है अध्ययन में ही आप उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उसमें है कि नहीं। आज हम शुरू करते हैं इंट्रो से। इसमें कौन कौन सी जो हमारे अनुक्रमणिका से जो कौन कौन से विशेष खंड है इसमें जो हिंदी का उसमें पढ़ना है। हिंदी के जो है पुस्तक, उसमें कौन कौन से खंड है जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। पहला किया गया है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा में हिंदी वर्णमाला। चौथे में तत्सम और तद्भव। पाँचवें में पर्यायवाची है। अगला खंड विलोम है। उसके बाद अनेकार्थिक शब्द है। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और अंत में जो रहता है वो विविध खंड है। ये टोटल 33 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। पहला चैप्टर है आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुआ है। भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। पहला है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा मुंडा जिसको ऑस्ट्रो एशियाई भी कहा जाता है, और चौथा चीनी तिब्बती है। कुछ विद्वान भारत में 5 प्रकार के भाषा परिवार मानते हैं। भारोपीय भाषा परिवार के सभी भाषाओं को 10 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है। ये हैं इलिरियन या अल्बेनियन, अगला है बाल्टिक या लैटिक, स्लावोनिक या स्लावी, आर्मेनियम या आर्मीनी, आर्य या इंडो ईरानी, केल्टिक या केल्टी, ट्यूटानिक या जर्मनिक, लैटिन, इसे इटली के नाम से भी जाना जाता है, हेलेनिक या ग्रीक तथा तोखारी। भारत में बोली जाने वाली भारोपीय भाषाएं भारत ईरानी शाखा में आती है। इनकी 4 उपशाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं इनकी 4 उपशाखाएं? आर्य, ईरानी, नूरिस्तानी और दरद। भारोपीय परिवार में हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी भाषाएं आती हैं। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राह्वी है, जो बलूचिस्तान की भाषा है। द्रविड़ एक विशाल भाषा परिवार है। द्रविड़ परिवार की 4 मुख्य भाषाएं हैं। वो 4 मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। प्रत्येक भाषा की पहचान दक्षिण भारत में एक राज्य से की जा सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को तेलुगु भाषा से, तमिलनाडु को तमिल, कर्नाटक को कन्नड़ और केरला को मलयालम भाषा से की जा सकती है। कन्नड़ के लिखित दस्तावेज 5वीं शताब्दी ईस्वी, तेलुगु के 7वीं शताब्दी ईस्वी और मलयालम के 9वीं शताब्दी ईस्वी से प्राप्त होते हैं।
प्राप्त हुए हैं। तमिल भाषा का समृद्ध इतिहास 5वीं और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के समय का है, लेकिन 450 ईस्वी से पहले तमिल लेखों का कोई उल्लेख नहीं है। 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाओं के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं: गोंडी, ब्राह्मी, कुडुक, कुडुक को कुडुक भी बोला जाता है, या ओराओं, उरांव, तुलु, कुई आदि भाषाएं हैं। मुंडा परिवार की भाषाएं में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा है। इस मुंडा परिवार की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा है। इस समूह की भाषाएं मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्व में बोली जाती है। चीनी तिब्बती परिवार की निम्न भाषाएं भारत में बोली जाती है: अंगामी जो नागालैंड में, मणिपुरी मणिपुर में, मिजोरम में, बोडो असम में, लेप्चा सिक्किम में और लद्दाखी जो है लद्दाख में। भारतीय आर्य भाषा विकास के क्रम में जब अगर देखा जाए तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन, जिसको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। यह 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी और हिंदीतर भाषाएं हिंदी से अलग कौन हो गया? बांग्ला हो गया, ओडिया हो गया, असमी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया। यह 1000 ईस्वी से है। प्राचीन आर्य भाषा की 2 स्थितियाँ हैं: वैदिक संस्कृत, जिसका ऊपर अभी हमने चर्चा किया, और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का जो काल है वो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। मध्यकालीन आर्य भाषा की जो 3 स्थितियाँ हैं वह हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तथा अवहट्ट। तो पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी जो सन है उस तक ले है। प्राकृत का जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, और अपभ्रंश की जो स्थिति है अवहट्ट की वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। प्राकृत भाषा, प्राकृत को जो है संस्कृत का शब्द का अर्थ है परिष्कृत व्याकरणिक दृष्टि से, और यहाँ आम लोगों की भाषा प्राकृत से भिन्न है। बोलचाल की भाषा तो प्राकृत कहा जाता था। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के 3 चरण हैं। पहले चरण का प्रतिनिधित्व पाली करती है, दूसरा चरण विशुद्ध प्राकृत का है, और तीसरे चरण में महाराष्ट्रीय, सौरसैनी, मागधी और जैन धर्म ग्रंथों का विभिन्न बोलियां हैं। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपभ्रंश के पूर्ववर्ती या पूर्वकालीन अवस्था प्राकृत है। प्राकृत में जैन धर्म ग्रंथ प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों का जो संवाद है जो किया गया है वो प्राकृत में है। पाली का जो है मध्यकालीन आर्य भाषा का युग पाली भाषा के उदय से आरंभ होता है। पाली भाषा को सबसे पुरानी प्राकृत कहा जाता है। पाली को बौद्ध प्राकृत भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में ही है। पाली भी बोलचाल की भाषा थी। भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में ही दिए हैं। पाली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों को बड़ी संख्या में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ सुरक्षित रखने से तात्पर्य है कि बहुत बड़ी संख्या में लिखा गया है इसको, जो सम्राट अशोक के शिलालेखों में इस्तेमाल की गई बोलियों से स्पष्ट है। पाली भाषा का प्रथम व्याकरण कात्यायन थे। इसके बाद पाली के बाद से अपभ्रंश है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करती है। पहली शताब्दी ईस्वी के अंत तक मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के लिए प्रयुक्त अपभ्रंश एक व्यापक शब्द था जो पुरातन भारोपीय रूपांतरण प्रक्रिया के अंतिम पतन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के भाषाओं जैसे बंगाली, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी इत्यादि के विकास के पूर्व सूचक है। अपभ्रंश आर्य भाषा परिवार की भाषा है।
हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। अपभ्रंश का विकृत या प्रवर्ती या परिवर्तित रूप जो है वो अवहट है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश में मूल 8 स्वर थे। बागभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। कुछ विद्वानों ने इसे देश भाषा या देसी भाषा कहा है। दंडी ने इसे आभी भाषा भी कहा है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। मार्कंडे और कुछ अन्य आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से वो 3 भेद हैं? एक है नागर, जो गुजरात में बोली जाती है। दूसरा है उपनागर, ये राजस्थान में बोली जाती है। और ब्रास्ट सिंध की भाषा है। कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों का कथन अपभ्रंश में है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया है। अब प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर। प्रयोग कहाँ किए हैं पहली बार? तो वर्ण रत्नाकर में, अपने जो इनका ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर ने अवहट माना है। मिथिला के विद्यापति ने अपनी कृतिलता की भाषा को अवहट कहा है। कौन? विद्यापति, जो मिथिला के जो हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक कृतिलता में अवहट, कृतिलता की भाषा जो लिखे हैं उसको अवहट कहा है। कुछ विद्वानों ने महाराष्ट्र के संत, कौन? महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वरी और रोड़ाकृत राउरबेल को भी अवहट के ग्रंथ माने हैं। हिंदी एवं अन्य भाषाओं की संवैधानिक स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल के प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है। हिंदी क्या है यहाँ पर? हिंदी एवं अन्य जो भाषा हैं, भारतीय भाषाएं, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, अर्थात संविधान में उनकी क्या स्थिति है। तो अनुच्छेद जो है, संविधान के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17, किसमें? भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ये जब हुआ था उस समय ये कहा गया था। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो क्या होगी? देवनागरी होगी। किसमें है? 343 में है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले जो अंकों का रूप है, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में क्या है? राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 344। 1955 में वीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। एक ही राजभाषा आयोग गठित हुआ है। इसके बाद जो गठित हुआ है वो संसदीय समितियाँ गठित हुई है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन का प्रावधान है। इस संसदीय समिति में जो 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति है, इस 30 सदस्य में से 20 सदस्य किसके होंगे? लोकसभा के, और 10 सदस्य राज्यसभा के शामिल होंगे। किस में वर्णन है?
344(4) में है। और 345 में है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधी उपबंध का जो है उल्लेख किया गया है। किसमें? 345 में। 346 में क्या उपबंध है? इसमें उपबंध है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच पत्रादि से तात्पर्य पत्र जो व्यवहार होता है उसकी राजभाषा का उल्लेख है। 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। 348 में क्या है? 348 में है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। 350 का में 350 का के तहत यहाँ व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए निर्देश हैं। इसके अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। किसमें है? 351 में है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए कि संघ प्रयास करे। इसके लिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए क्या किया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है उसमें कितने भाषाओं को? 14 भाषाओं को जब संविधान बना था उस समय शामिल किया गया था। बाद में जो है विभिन्न संशोधनों द्वारा विभिन्न भाषाओं को शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तब कितनी भाषाएं हो गई? 15 भाषा हो गई। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को 1992 में। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तब कुल भाषाएं 18 हो गई। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ। तब 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 8 भाषाओं को जोड़ने के बाद संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हो कुल भाषाएं शामिल है। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम किसका? उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर ओड़िया कर दिया गया। उड़िया को ओड़िया कर दिया गया। 3 अक्टूबर को 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं कितने भाषाओं? 5 भाषाओं कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया तथा बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के बाद कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 11। वर्तमान में कितने हैं? 11 शास्त्रीय भाषाओं दर्जा प्राप्त है। कौन कौन है? तमिल है जिसको 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में, मराठी को 2024 में, पाली को 24 में, प्राकृत को 2024 में, असमिया को 2024 में और बांग्ला को 2024 में शामिल किया गया। शास्त्रीय दर्जा दिया गया। वर्तमान में संविधान में कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, संस्कृत है, सिंधी है, कश्मीरी है, तमिल है, गुजराती है, कन्नड़ है, पंजाबी है, तेलुगु है, बांग्ला है, असमिया है, नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, ओडिया है, मलयालम है, मैथिली है, डोंगरी है, बोडो है, संथाली है। ये भाषाएं जो है 22 भाषाएं जो है संविधान में शामिल है। आज का इतना ही क्लास दोस्तों। जय हिंद।